तो इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं React.js बेसिक्स विद टाइपस्क्रिप्ट और सारी नई APIs, और हम एक नोट एप्लीकेशन बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने नोट का एक लेआउट बना लिया था, कार्ड जैसा जो दिखता था, पर अभी तक इसमें कोई भी खास फंक्शनैलिटी नहीं है। तो अभी लास्ट वीडियो में नोट्स ऐप स्टार्ट कर दिया था। ऐप अभी हमारा टॉप लेवल कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने मैप से एक नोट कंपोनेंट बनाया था, उसको आइटरेट किया था। तो मैप जावास्क्रिप्ट का मैप है और हमने अभी 5 नोट उसमें अलग अलग डाले हुए थे। तो ये स्ट्रक्चर तो अभी बन चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि हम एक ऐड नोट के लिए कुछ कंपोनेंट बनाएंगे। तो इसी ऐप में जिसमें आपने मैप से नोट बनाए थे, उसमें आप एक और कंपोनेंट ऐड करोगे, ऐड नोट। तो इस ऐड नोट में वो फॉर्म होगा जिस फॉर्म में आप टेक्स्ट पुट करोगे और वही एक नोट बन जाएगा। तो एक अलग कंपोनेंट है। इसको अब पहले कंपोनेंट को बनाते हैं। तो हम पहली चीज़ जो बनाएंगे वो है फॉर्म्स इन रिएक्ट। तो उसके लिए एक ऐड कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हम ऐड नोट नाम से एक फोल्डर बना रहे हैं। तो ऐड नोट में हम उसी स्टाइल से एक tsx फाइल बनाएंगे, टाइपस्क्रिप्ट फाइल जो होती है, जिसमें कि हम नोट कंपोनेंट, ऐड नोट कंपोनेंट को इनिशियलाइज करेंगे। तो फंक्शन ऐड नोट, और उसके अंदर हम एक्सपोर्ट करेंगे JSX। पर पहले इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐड नोट। तो ये एक टेम्पलेट है, कोई भी कंपोनेंट फंक्शनल ऐसे ही बनाते हैं। इसके अंदर रिटर्न होगा और एक JSX इसमें रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और डिव के अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म HTML फॉर्म जैसा ही होगा, बट इसमें सबमिट वगैरह नहीं चाहिए, खाली ये चाहिए। इनपुट में एक टेक्स्ट एलिमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टेक्स्ट टाइप का ले लेता हूँ। ID नेम का हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम हटा देते हैं। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट इनपुट बन गया एक फॉर्म में। तो ये ऐड नोट कंपोनेंट हो गया। कुछ क्लास ऐड कर देते हैं क्लास नेम से, और इसमें ऐड नोट नाम की क्लास बना देंगे। तो इससे कुछ स्टाइलिंग अगर हम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। तो उसी तरह से ऐड नोट डॉट CSS इनिशलाइज की, और इसको आप ऐड कर दीजिए जैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्ट्रिंग्स में ./addNote.css। तो ऐड नोट यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। अभी इस क्लास में हम क्या करेंगे देखते हैं, बट मैंने इसको खाली एक इनिशियलाइजेशन के साथ रख दिया है। तो फॉर्म को देखते हैं और ऐड नोट कंपोनेंट को अटैच करते हैं एप्लीकेशन में कहीं पे। तो ऐप जो कंपोनेंट था उसमें नोट्स था। नोट्स में टॉप पे जस्ट जहाँ टाइटल लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे हम एक बॉक्स बना देंगे जहाँ पे हम नया नोट्स ऐड कर सकें। तो ऐड नोट यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, अपने आप वो इंपोर्ट हो गया ऊपर। तो आप देख रहे हो एक इनपुट बॉक्स जैसा कुछ आ गया है। अभी ये इनपुट बॉक्स एकदम सही लेआउट में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा इसका CSS हम एडजस्ट करेंगे। तो इंस्पेक्ट करके मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट करनी चाहिए। यही तरीका मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ कि लाइव हम देख सकते हैं CSS यहाँ एडिट करके। तो विड्थ 100% मैंने इसका दिया, तो इस तरह से ये आ गया। लाइन हाइट भी मैंने चेंज की। विड्थ 80% कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं एक बटन भी बनाऊंगा और भी एलिमेंट्स बनाऊंगा। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। ये CSS प्रॉपर्टी मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो इस तरह से अभी इस पर ये अप्लाई नहीं हुई, कुछ रीज़न होगा। एक बार वापस से देखते हैं। तो यहाँ पे ऐड नोट के अंदर इनपुट है, तो क्लास हमने ऊपर लगाई थी। तो ऐड नोट स्पेस इनपुट CSS जिस तरह से लगती है, हम एक और बटन पुट करेंगे जिससे हम ऐड कर सकें। तो बटन में मैं ऐड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड बटन है, इसको भी थोड़ा सा CSS बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही एक कॉपी कर लेते हैं ब्लॉक और बटन लिख देते हैं इसमें। लाइन हाइट इतनी रखते हैं, विड्थ कम कर देंगे, 20% बची हुई है, बट इसमें भी ये नीचे आ रहा है क्योंकि हमने शायद एक्स्ट्रा पैडिंग मार्जिन दिया होगा। 10%, 15%, आई थिंक 15% सेट लग रहा है। तो अभी ये हमारा एक बेसिक लेआउट क्रिएट हो गया है। तो अभी इनका हाइट मैंने एडजस्ट किया है और हाइट थोड़ा सा मैंने 4 rem कर दिया है। तो कंपोनेंट तो बन गया ऐड नोट, पर कहीं ना कहीं एक स्टेट चाहिए। मतलब नोट्स अभी तक क्या थे कि स्टैटिक फाइल से आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ नोट्स को बदला जा सके। तो वो चीज़ होती है स्टेट से। जहाँ भी कुछ बदलाव आता है वहाँ आता है स्टेट से। तो स्टेट के लिए यूज स्टेट हुक और वो सब हम यूज़ करेंगे,
पर पहला कंसेप्ट है कि नोट्स नाम का एक स्टेट हम ऐप लेवल पे, टॉप लेवल पे बनाएंगे ताकि ये हर जगह शेयर कर सकें बाद में इजीली। अब दिक्कत क्या होने वाली है कि ऐड नोट जो कंपोनेंट है उसको ही तो ऐड करना है नोट्स में एक नया, तो ऐड नोट कैसे एक्सेस करेगा अपने पेरेंट वाली चीज़ को। तो मतलब यहाँ ऐड नोट से आप चाहोगे कि नोट्स में चला जाए नया नोट, तो ये इस तरह का कम्युनिकेशन कंपोनेंट के बीच में आप चाहोगे। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ फंक्शन। तो एक फंक्शन हम ऐड नोट्स का बनाएंगे टॉप लेवल पे ही, ऐप पे ही बनाएंगे, जिसमें हम पुश का या कुछ लॉजिक लिख देंगे। अब इसको प्रॉप्स की तरह पास कर देंगे ऐड नोट में। तो अब ऐड नोट में भी वो फंक्शन की एक्सेस हो गई। तो ऐड नोट जब उस फंक्शन को यूज़ करेगा तो एक तरह से वो नोट्स को मैनिपुलेट कर देगा, क्योंकि ऊपर टॉप पे वो डिक्लेयर्ड है तो वहाँ पे तो नोट्स की एक्सेस है ही। तो इस तरह से हम पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड से। ये हमने एक अलग वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो भी आप लिंक में चेक कर सकते हो। तो इसी चीज़ को अब हम कोड में क्रिएट करते हैं। तो अब ये जो नोट्स है, हमने अभी तक मैप जिस पे बनाया था, ये नोट्स हमेशा स्टैटिक एक फाइल से आ रहे थे, अगर आपने देखा है पिछला पार्ट। तो अब इसको चेंज करेंगे, और जब भी कोई चीज़ को चेंज करते हैं तो मोस्टली काम आता है स्टेट का। तो स्टेट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, तो हम यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट हुक। यूज़ स्टेट हुक का एक अलग से बहुत अच्छा वीडियो है, आप लिंक में चेक कर सकते हो। तो मैं कैसे ये इनिशलाइज होता है, 2 ब्लॉक, आप एक एरे में 2 एलिमेंट रखोगे, पहला कांस्टेंट जो भी है और दूसरा उसको सेटर करने का सेटर फंक्शन। तो यूज़ स्टेट इनिशलाइज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में उसकी इनिशियल वैल्यू आएगी। तो आप कह रहे हो कि इनिशियली जो नोट्स है, स्मॉल नोट्स, उसकी वैल्यू नोट्स के बराबर है, तो मैं इसको स्मॉल नोट्स कर देता हूँ। अब ये स्टेट से कंट्रोल्ड है, तो अभी भी आपको वही नोट्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने नोट्स के बराबर सेट कर दिया है। पर अब आपको यहाँ पे कोई स्टेट दिखाई देनी चाहिए, तो ऐप पे जाइए, तो यहाँ पे आप देखिए हुक्स में स्टेट दिखाई दे रही है, 5 एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट अब चेंज किए जा सकते हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, और सेट नोट से वो चीज़ें हम सेट करेंगे। तो यूज स्टेट हुक इस तरह से काम करता है। तो अब चीज़ें डायनेमिक हो गई हैं। अभी हम ऐसे कोशिश करेंगे कि ऐड नोट से जो भी हम लिख रहे हैं वो इसमें आए। तो अब चलते हैं ऐड नोट पे। तो फॉर्म का पार्ट आता है, फॉर्म पे भी हमने पहले बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो चेक कर सकते हो आप। तो मैं ऑन चेंज एक इवेंट हैंडलर इस पर बना रहा हूँ। तो हैंडल चेंज नाम से एक फंक्शन है जो इसका इवेंट हैंडल करेगा। तो जब भी कुछ चेंज होगा तो हैंडल चेंज नाम का ये फंक्शन चल जाएगा, और इसके अंदर हमने ई नाम से एक इनिशियलाइज किया है कुछ। तो ये ई इवेंट ऑब्जेक्ट या सिंथेटिक इवेंट प्रॉपरली कहें तो रिएक्ट में होता है। तो इसको मैं कंसोल करके देखता हूँ, और इसमें जनरली होती है टारगेट डॉट वैल्यू, जिसमें वैल्यू होती है। तो ऐसा हमने पहले एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पर अभी ये ई ऊपर एनी में एरर आ रहा है, तो मैं इसका प्रॉपर टाइप दूंगा। यहाँ से आप देखो रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट इसका टाइप स्क्रिप्ट टाइप है, तो टाइप एनोटेशन करना ज़रूरी है टाइप स्क्रिप्ट में। तो मैं ये पुट कर देता हूँ। तो अभी भी कुछ एरर दे रहा है, ये कह रहा है ई डॉट टारगेट, तो ठीक है, पर उसमें आगे डॉट वैल्यू नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इवेंट टारगेट एंड एलिमेंट। तो अभी भी इसको प्रॉपरली कुछ तो क्लियर नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो गलती मैंने थोड़ी सी पहले की है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे, यहाँ पे इसमें एक आपको जेनेरिक भी देना था। जेनेरिक क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, टाइपस्क्रिप्ट का हमारा क्रैश कोर्स है, उसको चेक कीजिए। तो यहाँ पे टी एलिमेंट ये जो है इस ब्रैकेट जैसा है, इसमें कुछ देना था। तो आप वापस से जाके चेक कीजिए। तो यहाँ पे आप वापस से ई ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका टाइप हम हमेशा उठाते हैं। तो अब इसको कॉपी करो, तो देखो आपने वो HTML इनपुट मिस कर दिया था। तो अब यहाँ पे पेस्ट कीजिए, तो अब ये प्रॉपरली काम करेगा और इसमें कोई एरर नहीं है। ये समझता है कि ये कौन सा इवेंट ऑब्जेक्ट है। तो टाइप कास्टिंग से सारे एरर्स प्रॉपरली हैंडल हो जाते हैं। अब कंसोल में जाते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइप कर रहे हो तो ऑन चेंज कॉल हो रहा है। तो ऑन चेंज हर बार उस इवेंट को कॉल करता है, मतलब उस हैंडलर फंक्शन को कॉल करता है, और उसमें इवेंट की वैल्यू आप एक एक करके टाइप करते हो। तो जितनी बार भी चेंज होगा अपने आप वैल्यू चेंज होगी। तो हमको वैल्यू तो अब मिल जाएगी, किसी जगह हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कहाँ करेंगे, अगेन स्टेट में। जब भी कुछ डायनेमिक स्टोर करना हो याद रखो स्टेट। तो वैसे ही टेक्स्ट हमारा स्टेट वेरिएबल हो जाएगा, सेट टेक्स्ट उसका सेटर बन जाएगा। इस तरह से यूज स्टेट इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियली ब्लैंक वैल्यू होगी टेक्स्ट एलिमेंट की। तो इसको अब मैं जो भी ये वैल्यू आ रही है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको ही मैं सेट टेक्स्ट में पुट कर दूंगा। तो उससे क्या है, टेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो हमेशा सेटर से ही टेक्स्ट की वैल्यू होती है। तो स्टेट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप रिएक्ट में जानते होंगे
कि स्टेट डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ से ऐड नोट है, तो ऐड नोट पे ये नोट्स की वैल्यू कैसे पहुँचाएँ। तो टेक्स्ट तो वहाँ आ गया, लेकिन आपको ऐप के लेवल पे पहुँचाना है उसको, क्योंकि नोट्स तो वहाँ पे है ना, तो उसमें पुश करना होगा कोई। तो यहाँ पे मैं एक ऐड नोट मेथड बनाता हूँ ऐप लेवल पे। तो ऐड नोट ऐप लेवल पे बना रहे हैं, तो इसमें नोट नाम से मैं कुछ पास कर रहा हूँ। मान लेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट नोट आप कहीं से ऐड कर दोगे, और इसमें सेट नोट्स, तो नोट्स को अगर चेंज करना है तो सेट नोट्स कॉल करना होगा। यहाँ पे मैंने डीस्ट्रक्चर एरे पुराने नोट्स का पास किया और नया नोट उसमें आगे अपेंड कर दिया है। ठीक है, ये तरीका काफ़ी ईजी पड़ता है। अब इसमें वही एरर आ रहा है कि एनी टाइप का है, तो नोट की कोई टाइप देनी पड़ेगी। तो अब नोट की क्या टाइप दें, तो अभी तक हमने एक जुगाड़ यूज़ लिया था कि हम नोट प्रॉप्स को ही हर जगह यूज़ ले रहे थे, पर ये यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे आईडी, प्रायोरिटी, ये सब ऑप्शनल हैं। पर यहाँ पे अब मैं नोट टाइप ही बना लेता हूँ, और ये हमारे डेटाबेस को मोस्टली रिप्रेजेंट करेगा। तो आईडी भी इसमें कंपलसरी है, प्रायोरिटी भी हर चीज़ में होगी, तो मैंने दोनों अलग अलग बना लिए हैं। और आईडी हटा दिया है नोट प्रॉप से, क्योंकि हमको प्रॉप्स में अभी तक आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं यहाँ पे नोट टाइप से इसको एनोटेट कर देता हूँ। तो अब मैं बता दूंगा कि जो भी नोट हम इस ऐड नोट फंक्शन में पास करेंगे वो नोट टाइप का होगा। तो नोट टाइप ऊपर लिख दिया। नाउ यहाँ पे अब आप देख रहे हो ये चीज़ें मैच हो गई, कोई भी एरर नहीं है। तो अब ऐड नोट को कहीं से कॉल करना पड़ेगा। अभी यहाँ भी एक एरर आ रहा है, क्योंकि अभी आपने नोट टाइप पुट किया है, तो यहाँ पे भी नोट टाइप पुट कर दीजिए, क्योंकि नोट प्रॉप्स से ये सही नहीं होगा डेटाबेस। तो यहाँ नोट टाइप आपने पुट किया, यहाँ पे भी आप हटा लीजिए, केवल नोट टाइप की ज़रूरत है। तो अब ये एरर फिक्स हो गया। तो अब आई थिंक टाइपस्क्रिप्ट के सारे चीज़ें सही चल रही होंगी। नेक्स्ट आता है ऐड नोट को कॉल करने का। तो नोट टाइप यहाँ पे आप देख रहे हो सब प्रॉपर है, ये भी नोट टाइप का एरे और ये नोट टाइप का एक एलिमेंट, तो सब कुछ सेट है। तो ऐड नोट में अब हमको भेजना है, तो भेजेंगे कैसे, प्रॉप से, क्योंकि कॉल तो होगा ऐड नोट कंपोनेंट के अंदर, बटन बना हुआ है वहाँ पे। तो ऐड नोट नाम की एक प्रॉप्स में ये फंक्शन पास कर देते हैं। तो ये डेटा कम्युनिकेशन है, ये भी हमने अपनी रिएक्ट सीरीज में अच्छे से समझाया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो टाइप ऐड नोट प्रॉप्स, हमेशा हम इसी तरह से प्रॉप्स पास करते हैं। तो इसमें आप कह दीजिए कि ऐड नोट टाइप की एक प्रॉप है जो हम पास करने वाले हैं, और वो प्रॉप किस टाइप की है, फंक्शन। तो फंक्शन का भी एक सिग्नेचर होता है, मतलब फंक्शन किस तरह की चीज़ें आर्ग्यूमेंट में ले रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है। तो वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो देखो इसमें लिखा आ रहा है कि ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और वॉइड रिटर्न कर रहा है, क्योंकि कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा तो वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे वो सीधे कॉपी कर दो तो बेस्ट है वो। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल में, तो ये इंपोर्ट हो गया। तो अब ये प्रॉपर तरीका है कि ऐड नोट टाइप की एक प्रॉप हम पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉप्स का एनोटेट कर दीजिए ऐड नोट प्रॉप्स। ठीक है, अब जब भी आपको कॉल करना है कहीं पे भी, तो प्रॉप्स डॉट एड नोट में वो होगा। तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे प्रॉप्स डॉट एड नोट सीधे कॉल कर सकते हैं। तो हैंडल क्लिक मैं इस पे लिख देता हूँ। तो हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन बना लेंगे जिसमें कि हम ऐड नोट वगैरह को कॉल करेंगे, क्योंकि और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो एक अलग एरो फंक्शन बनाना बेटर है। तो हैंडल क्लिक मैंने लिख लिया। तो इसमें एक काम तो करना है, प्रॉप्स डॉट एड नोट जो हमने वो भेजा है वो कॉल कर लेगा उसको। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट आपको पता है नोट टाइप का था। नोट में क्या तीन चीज़ें होती थी, एक आईडी, एक टेक्स्ट, एक प्रायोरिटी। तो टेक्स्ट है ही, इसमें जो स्टेट है वो टेक्स्ट है। प्रायोरिटी नहीं है कोई वेरिएबल, तो अभी के लिए मैं प्रायोरिटी में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दूंगा। तो वो वैसे भी हाई, मीडियम, लो तीन तरह की चीज़ों से हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कह रहा है कि आईडी इज़ मिसिंग, क्योंकि आईडी भी कंपलसरी है नोट के लिए। तो आईडी में 0 पुट कर दीजिए। तो और प्रायोरिटी में भी कुछ देना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी में आप हाई, मीडियम, लो ये खुद ही जानता है। देखिए हिंट दे रहा है, टाइपस्क्रिप्ट का यही फ़ायदा है। तो अब ये तीनों चीज़ें परफेक्ट हैं, पर आईडी 0 देना थोड़ा है। आईडी तो हर बार डायनेमिक होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो अब इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं कि आईडी हम कहाँ से जनरेट करें कि हर बार यूनिक आईडी हो। तो एक पैकेज डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है UUID, तो यूनिवर्सल UIDs। तो उस तरह से आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो NPM पे। तो NPM इंस्टॉल UUID करना है, फिर इंपोर्ट वर्जन 4 ऑफ ऐसे कुछ करना है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से होगा जैसा डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, और नीचे इसको बस इस फंक्शन को कॉल करना है। हर बार ये एक यूनिक आईडी आपको जनरेट करके देगा।
तो इस तरह से कॉल करोगे तो एक जनरेट लंबी सी स्ट्रिंग आ जाएगी और हर बार यूनिक होगी। वो लाइब्रेरी इसी तरह से रैंडम जनरेट करती है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कैनॉट फाइंड डिक्लेरेशन मॉड्यूल कुछ तो आ रहा है। नीचे कह रहा है कि एनी टाइप का है और आपको टाइप्स UUID करना है। तो ये टाइप स्क्रिप्ट में ये एरर बहुत फेमस है, एट टाइप्स नहीं मिलते उसको। तो एट टाइप्स / लाइब्रेरी का नाम, तो ये भी एक तरह की NPM होती है। जैसे कि अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो रिएक्ट के एट टाइप्स लाइब्रेरी भी होती है, तो उससे रिएक्ट के अंदर के टाइप्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली टाइप नाम से एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे मिलते हैं ये सब। तो आपको क्या करना है, जब भी इंस्टॉल करो तो साथ में एट टाइप्स ऑफ दैट ऑल्सो ट्राई करो। मोस्टली लाइब्रेरीज के ये होते हैं, फेमस लाइब्रेरीज के लिए ये एट टाइप्स होते हैं ताकि वो टाइपस्क्रिप्ट के साथ यूज़ की जा सके। तो ये मैं वापस से इंस्टॉल किया, तो इससे होपफुली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अभी भी आई थिंक एरर आ रहा है, क्योंकि ये सॉल्व होता तो नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी भी एरर मेरे को वहाँ पे भी वो दिखाई दे रहा है। और स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर, अब ये एरर दूसरा है क्योंकि ID आपने क्या है शुरू में नंबर असाइन कर दी थी। अगर आप नोट टाइप का डिक्लेरेशन चेक करोगे तो टाइप एलियस में आपने नंबर लिखा था, जबकि स्ट्रिंग आता है। UUID में भी एक स्ट्रिंग आता है, तो हमें भी स्ट्रिंग से कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको स्ट्रिंग कर देते हैं। बस हमारा जो शुरू का डेटा था ना उसमें थोड़ी गड़बड़ होगी। शुरू के डेटा में हमने सारी नंबर जनरेट की थी, तो उसको आप क्विकली ठीक कर सकते हो। यहाँ पे ये जो भी ID है अभी ये कॉन्फ्लिक्ट देंगी कि भाई नंबर कैसे स्ट्रिंग होना चाहिए, तो इनके अराउंड हम कोट लगा देते हैं तो उससे ये स्ट्रिंग बन जाएंगे, तो वो कोई खास इशू नहीं है। जनरली स्ट्रिंग ही प्रेफरेबल है, डेटाबेस में भी स्ट्रिंग की तरह ही मोस्टली चीज़ें सेव होती हैं। तो वो एरर तो चली गई, बट ये UUID का टाइप इसको अभी भी नहीं मिला है। तो UUID का टाइप कैसे मिलेगा, तो मैंने एक बार वापस से रीस्टार्ट किया है अपना, और मैंने npm इंस्टॉल सेव डेव, अभी मैंने डॉक्यूमेंट चेक किया तो उसमें सेव डेव करना था, उससे हुआ सॉल्व या आई डोंट नो, केवल मैंने रीस्टार्ट किया उससे सॉल्व हो गया, लेकिन वो एरर अब चली गई है। तो ये एट टाइप्स आप देख रहे हो कईयों के यहाँ इंस्टॉल्ड हैं, और डेव डिपेंडेंसीज अलग होती हैं। वो पैकेजेसन में आपको सबसे लास्ट में यहाँ मिलेंगी डेव डिपेंडेंसी। तो ये टाइप्स UUID मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो इसके बाद मैंने एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करना पड़ा मेरे को अपना रिएक्ट सर्वर, तो उससे वापस से नो इश्यूज़ फाउंड आ गया है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बार वापस से बस रीस्टार्ट किया है। तो अब ये एरर नहीं दिखाई दे रहा है टाइप्स का, अब सब कुछ सेट है। ये नया नोट ऐड करते हैं, वाव, और ये ऐड हो गया लेकिन गायब हो गया तो कुछ तो हुआ पर गायब हो गया। अब तो ये गायब क्यों हुआ है, इसका रीज़न है कि जनरली फॉर्म जो होते हैं ना HTML में, वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होने के बाद रीलोड हो जाते हैं, वो क्योंकि कहीं भेज रहे होते चीज़ को। तो आपको क्या करना है, इवेंट यूज़ करना है, और इवेंट का वापस से मैं टाइप चेक करता हूँ। तो इसमें इवेंट का टाइप आ रहा है कुछ माउस क्लिक ऐसे, मैंने कॉपी कर लिया, इसको एनोटेट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को e.prevent डिफ़ॉल्ट यूज़ करना होगा। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या आएगा कि जो भी डिफ़ॉल्ट एक्शन है कि जैसे रीलोड करना पेज को, वो आप कैंसिल कर दो, तो क्लिक को आगे नहीं भेजेगा। तो वाव, यहाँ आ गया, पेज भी रीलोड नहीं हुआ। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से क्लिक आगे प्रोपगेट नहीं हुआ। तो अब स्टेट में देखिए, तो अभी तो जैसे 5 एलिमेंट है, ये छठा एलिमेंट भी आ गया टॉप पे, ये देख रहे हो, उसकी ID भी कुछ अलग है। तो ये आपको यहाँ आप डेवलपर टूल्स में देख सकते हो। यहाँ ये फिक्स प्रायोरिटी हमने लो पुट की हुई है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लो पुट करें। तो इसको सिलेक्शन के लिए भी अब हम एक सेलेक्ट बनाएंगे। तो सेलेक्ट थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो सेलेक्ट में हम कुछ ऑप्शंस पुट करते हैं, तो वैल्यू में हाई पुट कर देते हैं, और जो 3 वैल्यूज़ हैं हाई मीडियम लो, वो तीनों वैल्यूज़ का हम एक एक ऑप्शन बना लेते हैं। उसके अलावा सेलेक्ट में भी ऑन चेंज होता है, तो जब भी कोई वैल्यू सेलेक्ट की जाएगी तो ऑन चेंज अपने आप उसको हैंडल करेगा। तो इसका हैंडलर अलग बना लेता हूँ, इसको हैंडल सेलेक्ट बोल देते हैं। ये सब हम कहाँ कर रहे हैं, ऐड नोट कंपोनेंट में। तो ऐड नोट कंपोनेंट के अंदर ही डायरेक्टली हैंडल सेलेक्ट भी लिख लेते हैं। इसमें भी कोई इवेंट आएगा, उससे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, उस वैल्यू को इस प्रायोरिटी वाले के अंदर पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें कि हमको प्रायोरिटी मिल जाए। तो ये इवेंट वापस से निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसका टाइप क्या है, रिएक्ट चेंज एलिमेंट ऐसा कुछ, इसको पेस्ट कर दिया। का यही टाइप है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंसोल लॉग
और ई में टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से। ठीक है, तो अब ऑन चेंज में आगे दिक्कत आ रही है। नीचे वो कह रहा है कि भाई चेंज इवेंट हैंडलर और ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, आपने सिलेक्ट एलिमेंट को HTML इनपुट से मैच कर दिया है। तो कुछ गड़बड़ हमने वापस से कर दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो वही गड़बड़ है, हमने कहीं और से टाइप एनोटेशन उठा लिया है। देख रहे हो, चेंज इवेंट सेलेक्ट एलिमेंट इज नॉट असाइनेबल टू चेंज इवेंट इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट एलिमेंट इसको क्यों लग रहा है ये, मैंने शायद यहाँ ई का नहीं उठाया प्रॉपर्टी, मैंने हैंडल सेलेक्ट का उठा लिया। तो अब ई पे आप जाके एक बार हॉवर करोगे तो आपको सही प्रॉपर्टी मिलेगी। ई पे जाइए तो अभी यहाँ पे रिएक्ट चेंज एलिमेंट ये सेलेक्ट, ये सही से दिख रही है। तो अब यहाँ पुट किया, अब देखिए अब ये ई हटा दीजिए यहाँ पे। अब आई थिंक सब कुछ, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है कंपाइल में, तो अब सब सही चल रहा होगा। ये थोड़ा सा लेआउट इसका बिगड़ गया तो इसकी CSS थोड़ी ठीक करते हैं। तो 80 ये सब किया था, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं ऐड नोट सेलेक्ट, इसकी भी एक CSS प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। सेम चीज़ यहाँ 70 कर देता हूँ इसको, या इसको 60 कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी स्कोप है थोड़े परसेंटेज में, और इसको फिर मैं 20 कर देता हूँ। तो अब रीलोड करके देखते हैं तो अब सही दिख रहा है, पर हाई अभी काफ़ी, ये सेलेक्ट बॉक्स काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी वो लाइन हाइट अभी काम नहीं की है। इंस्पेक्ट करके मैं देखता हूँ तो लाइन हाइट सेलेक्ट पे लगी हुई तो है, बट आई थिंक लाइन हाइट का कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ है इस पर। तो इस पर कोई और प्रॉपर्टी होगी। तो कई बार कंसिस्टेंट नहीं होती CSS, हर एलिमेंट अलग स्टाइल से काम करता है। तो यहाँ पे हाइट दे के देखते हैं। तो हाइट में अगर मैं 2 रैम दूँ तो हाँ, हाइट कुछ काम कर रही है इस पर। तो इसमें लाइन हाइट नहीं, तो इसमें हाइट काम कर रही है। और पैडिंग अगर मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा के देखूं तो पैडिंग से तो गड़बड़ हो रहा है, तो हम पैडिंग नहीं देंगे, केवल हाइट दे के देखते हैं। कुछ तो मैनेज हो गया, लास्ट में हम सबको बराबर कर लेंगे। वो लेआउट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अभी ये थोड़ा डिसेंट दिख रहा है, तीनों फॉर्म कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इससे वैल्यू उठानी है जो नेक्स्ट हमारा है। तो मीडियम लो इस तरह से इससे आ रहा है, देखो अब जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आ रहा है। तो जो इवेंट है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेलेक्ट पे भी वही काम करती है। तो ये काम तो हो गया कि सेलेक्ट से वैल्यू उठा ली। अब उस वैल्यू को रखें कहाँ, तो एक चीज़ तो है, वैल्यू को यहाँ पे वापस बाइंड कर दीजिए। ठीक है, ये क्यों करेंगे हम वो देखते हैं अभी। तो कांस्टेंट में पहले हम प्रायोरिटी नाम का स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करना होगा। तो कहीं स्टोर जब भी करते हैं तो स्टेट यूज़ करते हैं। तो यूज स्टेट हुक बनाया, शुरू में डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी में भी आपने लो पुट कर दी। अब लो जो पुट किया है उसको यहाँ प्रायोरिटी, मैंने केवल प्रायोरिटी यहाँ शॉर्ट में दे दिया क्योंकि अपने आप ही वो एक्सपेंड कर लेगा। प्रायोरिटी इक्वल टू प्रायोरिटी, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट। पर इसमें एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपने यूज स्टेट में लो पुट कर दिया। तो लो को क्या मान रहा है, वो लो को मान रहा है स्ट्रिंग। तो ये भी एक टाइप इन्फरेंस है, तो वो लो को स्ट्रिंग मान रहा है। और आप कह रहे हो कि स्ट्रिंग में प्रायोरिटी की वैल्यू डाल दो, जो कि प्रायोरिटी एक दूसरी चीज़ है। तो मैं अभी एक डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नाम से कुछ बनाता हूँ और इसका मैं टाइप एनोटेशन कर देता हूँ। टाइप एनोटेशन बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रायोरिटी का था। तो प्रायोरिटी में क्या चीज़ें हुआ करती थी अगर आपको याद हो पिछले उससे, तो लो मीडियम हाई 3 तरह की हमने वैल्यू का यूनियन बनाया था। तो वही यूनियन आप यहाँ पे वापस से पुट कर दोगे। तो ये एक मिसमैच हो रहा है टाइप्स में, और टाइपस्क्रिप्ट में ये मैच करना ज़रूरी है। बोरिंग लगता है लेकिन यही चीज़ हमको एरर से बचाती है और काफ़ी अच्छे हिंट्स और हाइलाइट्स भी देती है हमारे कोड को। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये इस टाइप का है और इसकी वैल्यू अब लो है, तो उससे उसको समझ में आ जाएगा कि जो लो है वो स्ट्रिंग नहीं है, वो एक यूनियन टाइप है जिसकी ये 3 वैल्यू हो सकती हैं। तो क्या अब ये एरर चला गया, तो आप देखोगे कि कोई एरर नहीं है। और वैल्यू में यहाँ प्रायोरिटी में पुट कर देता हूँ। तो अब हाई मीडियम लो, तो अब सेलेक्ट तो कर रहे हो, वैल्यू भी आ रही है, पर आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा। ऊपर सेलेक्ट बॉक्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा। उसका रीज़न है कि वो वैल्यू अभी सही से प्रायोरिटी नहीं है। ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। चेंज क्यों नहीं हो रही, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेट वेरिएबल है। तो स्टेट वेरिएबल जब भी चेंज होता है जब उसका सेटर फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे हमको ये सेट प्रायोरिटी में कॉल करना होगा, तभी प्रायोरिटी की नई वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे भी कोई इशू आ गया है। आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर। अब
इसको लग रहा है कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो एक स्ट्रिंग है, या फिर ये कह रहा है कि मतलब लो को आप स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो, तो ई डॉट टारगेट वैल्यू तो एक इनपुट की वैल्यू है, वो सीधे एक स्ट्रिंग है, तो उसको भी मैच करना होगा, उसको भी आपको प्रायोरिटी जैसा बनाना होगा। अब ये कैसे हो सकता है? तो पहले तो ये प्रायोरिटी को थोड़ा आसान कर लेते हैं। मैं एक प्रायोरिटी टाइप एलियास ही बना लेता हूँ, हर बार लो मीडियम हाई कौन लिखेगा, तो टाइप प्रायोरिटी नोट टाइप में जाके वापस से टाइप प्रायोरिटी एलियास बना लेते हैं, और ये हाई मीडियम लो जो हम हर बार वापस डाल रहे हैं इसको मैं बना लेता हूँ। तो ये हर बार आप प्रायोरिटी टाइप लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि वही है, तो हर जगह उसको रिप्लेस कर दीजिए। अब यही प्रायोरिटी टाइप हम वहाँ पे भी पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी पुट कर दीजिए जो डिफ़ॉल्ट वाली है। अब डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी आप चाहे हटा ही दीजिए, मेरे को डिफ़ॉल्ट क्यों चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। यहाँ पे यूज स्टेट में भी एक जेनेरिक्स दिया जा सकता है, तो जेनेरिक्स एडवांस कॉन्सेप्ट अगेन टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आप हमारा क्रैश कोर्स दे सकते हो, बट यहाँ जेनेरिक्स में आप यूज स्टेट में दे सकते हो कि किस टाइप का है यूज स्टेट। तो अब भी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, क्योंकि जेनेरिक्स देने से तो बस लो ऊपर वाले की वैल्यू चेंज हुई, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसको तो पता लग गया प्रायोरिटी है लो नहीं है, लेकिन इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या करें? तो यहाँ पे आपको एक तरह से बताना ही पड़ेगा इसको कि ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है भैया, ये आप इन्फर मत करो, ये एक्चुअली में प्रायोरिटी है, तो एज प्रायोरिटी। तो इसको बोलते टाइप असर्शन, मतलब आप असर्ट करके कह रहे हो कि ये यही है, तो टाइप असर्शन करके आप कोई चीज़ को ज़बरदस्ती एक टाइप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये ज़बरदस्ती हमेशा नहीं करना चाहिए, बट कुछ ऐसी जगह है जहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब API से डेटा आया है जो किसी तरह से भी नहीं बता सकता कि उसका टाइप क्या है, तो वहाँ पे ये करना पड़ता है। तो टेस्ट किया मीडियम, अब सेलेक्ट भी हो रहा है, ऐड किया तो टेस्ट मीडियम टाइप का बन गया, तो एकदम परफेक्ट चल रहा है। नोट्स कलर के साथ में भी ऐड हो रहे हैं, जैसा कलर जैसा प्रायोरिटी है वैसा सब कुछ ऐड हो रहा है। अब एक फाइनल चीज़ रह गई है कि फॉर्म आपका खाली नहीं हो रहा है। यहाँ टेस्ट नोट टाइप करो तो टेस्ट नोट में जो वैल्यू ऊपर रह गई थी वो रह जाती है, फिर नई वैल्यू के लिए वो खाली नहीं होता है फॉर्म, तो इससे काफ़ी एरर हो सकते हैं। तो फॉर्म को खाली कैसे किया जाए? तो खाली करने के लिए क्या है, पहले तो इनपुट में यहाँ वैल्यू को हमको यहाँ पे भी पुट करना चाहिए था, तो ये कंट्रोल फॉर्म कहलाते हैं। तो कंट्रोल फॉर्म का आप वीडियो देखिए, अलग से एक लिंक दिया हुआ है। सेट टेक्स्ट, तो अब मैं सेट टेक्स्ट को ब्लैंक कर दूंगा और सेट प्रायोरिटी को लो कर दूंगा, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट है। तो हम जैसे ही ऐड नोट होता है उसके बाद में ये दोनों सेटर चला देंगे, तो अपने आप वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो अब मैं टेस्ट नोट करूँगा, हाई करूँगा, तो वो ब्लैंक हो गया, वो लो हो गया, अपने आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे वो आ गया। क्यों आ गया वैल्यूज़ पे? क्योंकि ये कंट्रोल्ड फॉर्म्स थे, ये अपने आप वैल्यू से बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेआउट बढ़िया करेंगे और हमारा मेन टॉपिक होगा स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। तो स्टाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसकी मदद से हम एक ही स्टाइल को काफ़ी जगह कैसे लगा सकते हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस सीरीज़ की रिपोजिटरी आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट नाम से अवेलेबल है। ध्यान ये दीजिएगा कि हर वीडियो के हिसाब से हमने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो चेकआउट आप कर सकते हो। तो गिट चेकआउट, आगे हमने एक कमिट ID नंबर दिया है, वो नंबर अगर आप गिट से चेकआउट करोगे तो वो पर्टिकुलर वीडियो का कोड आपको मिल जाएगा।